चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस फ्रॉम द रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स टू HCl गैस डेल्टा H मतलब इक्वल्स टू -44 किलो कैलोरी इज। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक करेक्ट है, सिंगल करेक्ट है। इसको सॉल्व करते हैं। आइए तो देखिए क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया हुआ है H2 प्लस Cl2 मतलब ये गैस, ये भी गैस gives 2HCl भी गैस और इसका डेल्टा H हम लोग को दिया हुआ है, डेल्टा H दिया हुआ है यहाँ पे ना -44 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी यूनिट होता है हीट का ही, तो ये हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या रिएक्शन लिखते हैं फॉर हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन आप लोग जानते होंगे कैसे लिखा जाता है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए हम लोग 1 मोल कंपाउंड बनाते हैं फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। तो जैसे H2 प्लस Cl2, इसका कितना मोल लगेगा अभी नहीं, पहले ये लिख रहे हैं 1 मोल हम लोग को बनाना है गैस फॉर्म में, ठीक है। तो ये रिएक्शन, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए इधर 2 नहीं लगाएंगे हम लोग, इधर हाफ कर देंगे इसको, क्योंकि इधर हम लोग को कोफिशिएंट 1 रखना है इसीलिए। तो ये रिएक्शन ऐसे होगा, बैलेंस हो गया, इधर भी H1 है, इधर भी 1 है, इधर Cl1 है, इधर भी 1 है, 1 मोल बन गया। तो ये है हम लोग का हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन। क्वेश्चन में ये रिएक्शन दिया हुआ है हम लोग को, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका डेल्टा H क्या आएगा, देखिए डेल्टा H इसका क्या आएगा, इसका डेल्टा H आएगा -44/2 किलो कैलोरी, यानी कि -22 किलो कैलोरी। ऐसा डिवाइड बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे कोफिशिएंट हाफ है, मतलब उसका आधा हो गया। इसका भी कोफिशिएंट आधा है, इसका भी कोफिशिएंट, मतलब रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए। तो डेल्टा एच भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप लोग पढ़े होंगे, अगर रिएक्शन को किसी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल एच भी उतना ही से मल्टीप्लाई हो जाता है। या 2 से डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड हो जाता है, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप सेकेंड नंबर करते हैं। अमंग मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ गैस द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मास पे डिपेंड ना करे, मतलब जो मास इंडिपेंडेंट होती है, जो मास इंडिपेंडेंट होती है या फिर जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है हम लोग के पास में इसमें। पहला क्वेश्चन है, पहला दिया हुआ है डेंसिटी। तो डेंसिटी आप लोग जानते होंगे कि डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन मास एक्सटेंसिव होता है और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव होता है। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव आ जाता है हम लोग के पास में। तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है डेंसिटी। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है हम लोग का, वो क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। ये होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव क्या होता है हम लोग का, ये इंटेंसिव हो जाता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हम लोग का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हम लोग के पास। फिर भी हम लोग अभी तो MCQ देख रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया तो BCD करेक्ट नहीं हो सकता है। हाँ, फिर भी एक बार हम लोग अपने थ्योरिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं इसको। वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो देखिए वॉल्यूम आप लोग को पता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैटर पे डिपेंड करता है। कोई गैस आप इतना लेंगे, इसका वॉल्यूम इतना रहेगा, इसका आधा कर दीजिएगा इतना वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब मास पे डिपेंड करता है वॉल्यूम। उसके बाद डेंसिटी, तो एक भी अगर गलत हो गया तो एंड देने की ज़रूरत नहीं है। डेंसिटी आपका इंटेंसिव है लेकिन वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, इसकी वजह से ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन है स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम तो आपका इंटेंसिव है, लेकिन मास जो है वो तो मतलब मास पे डिपेंड करेगा ही, तो वो एक्सटेंसिव है, इसीलिए ये थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। डी है डेंसिटी ओनली, नहीं स्पेसिफिक वॉल्यूम भी इंटेंसिव है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर है, पूरा आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ पूरा दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, हाँ। इफ़ क्वेश्चन है, if a chemical change is brought about by one or more methods in one or more steps, then the amount of heat absorbed or evolved during the complete course of reaction is same.
विच एवर मेथड वॉज फॉलोज दिस लॉ इज़ नोन एज। अगर केमिकल चेंज एक या एक से ज़्यादा मेथड स्टेप से होता है तो अमाउंट ऑफ हीट सेम होता है। इसका कि कौन सा लॉ पे बेस्ड है ये स्टेटमेंट बताइए। तो ये मेथड ये थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। ये मेथड जो है हम लोग का हेस लॉ के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट है। हेस लॉ ये बताता है कि अगर हेस लॉ ऑफ हीट समेशन आप लोग पढ़े होंगे कि अगर एक चेंज है ए से बी, वो आप डायरेक्टली ए से बी जाके करो, ए से सी चले जाओ, सी से डी चले जाओ, डी से बी चले जाओ, दोनों केस में जो हीट लगी, दोनों केस में जो आपका कहाँ गया वो हीट एब्जॉर्ब और रिवॉल्व सेम ही रहेगा। यहाँ मान लीजिए हीट H ये हुआ है तो यहाँ H1 H2 H3 है तो H विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3। ये होता है हम लोग का हेस लॉ। तो ये हेस लॉ का